हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां बांग्लादेश ने भारत को तोड़ने का सबसे बड़ा प्लान बनाया है। दोस्तों बताएंगे, इस्लामिक नेता ने ममता बनर्जी को दे दी है आजादी वाली सलाह। पंजाब कश्मीर में भी अलगाववाद को भड़का दिया है। दोस्तों बताएंगे कैसे भारत को बांटने की कोशिश में है बांग्लादेश। बांग्लादेश के ये इस्लामिक नेता ने क्या बयान दिया है दोस्तों बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे बौखलाए चीनी, ग्लोबल टाइम्स ने पहले उगला जहर जिसके बाद भारत ने घेरा तो कर दिया डिलीट। बताएंगे ऐसा जयशंकर, नेहरू या इंदिरा गांधी नहीं, इस तरह का कौन सा बयान जारी किया दोस्तों इस ग्लोबल टाइम्स ने चाइना के जिनपिंग के जी हजूरी में लगे इस मुखपत्र ने। तो वही बताएंगे अमेरिका में राहुल गांधी ने फिर एक बार कर दी भारत की बुराई और चाइना को दे दिया सराहना। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर बताएंगे कैसे और किसने कानपुर में ट्रेन को उड़ाने की थी साजिश। दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक बने रहेगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बांग्लादेश के इस्लामिक नेता ने ममता बनर्जी को दे दी आजादी वाली सलाह और साथ में पंजाब कश्मीर में भी अलगाववाद को भड़का दिया है। दोस्तों बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद वहां भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का खेल शुरू हो गया है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हाल ही में अलकायदा से संबंधित इस्लामिक समूह अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के नेता यानी एबीटी के नेता जसीमुद्दीन रहमानी को जेल से रिहा किया गया है। अब एबीटी के जसीमुद्दीन ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की है। जसीमुद्दीन रहमानी ने भारत को धमकियां देते हुए हमारे देश को तोड़ने के लिए 5 एक्शन प्लान बताए हैं। यूट्यूब पर 6 सितंबर को अपलोड किए गए एक वीडियो में रहमानी ने चेतावनी दी। उसने कहा कि बांग्लादेश सिक्किम या भूटान जैसा नहीं है, ये 18 करोड़ मुसलमानों का देश है। अगर आप बांग्लादेश की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हम चीन से कहेंगे कि चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर बंद कर दे और हम 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर भारत को आजादी की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। रहमानी ने भारत में खालिस्तान समर्थक तत्वों के साथ सहयोग करने की कसम खाई है, उन्हें आगे आने के लिए कहा। उसने दावा किया है कि खालिस्तान आंदोलन के लिए क्रांति का समय आ गया है। रहमानी ने जम्मू कश्मीर की आजादी के लिए अभियान चलाकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को शामिल करने की योजना का ऐलान किया है। अपने भड़काऊ भाषण में रहमानी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भारत से पश्चिम बंगाल को स्वतंत्र कराने के लिए कहा। उसने मोदी सरकार को भी निशाना बनाया। तो वहीं जसीमुद्दीन रहमानी ने दावा किया कि तौहीद, इस्लाम में ईश्वर की एकता को तौहीद कहते हैं। उसने दावा किया कि तौहीद के झंडे जल्द ही दिल्ली पर फहराएंगे जो भारतीय राजधानी के लिए बड़ी इस्लामी इच्छाओं का संकेत है। यानी कि दोस्तों इस जसीमुद्दीन रहमानी ने भारत को हर तरीके से तोड़ने का ये सबसे बड़ा प्लान बनाया है। खास करके पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करवाने की मांग की है दोस्तों और ममता बनर्जी को आजादी वाली सलाह दी है। वैसे ही लगातार पश्चिम बंगाल केंद्र से उलट चलती आई और ऐसे में जसीमुद्दीन रहमानी का ममता बनर्जी को यह सलाह देना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत के आंतरिक मामलों में भारत विरोधी संगठन लगातार नजरें गड़ाए बैठे हैं। दोस्तों ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर थी, बताना बेहद ही जरूरी था कैसे भारत विरोधी संगठन और ज्यादा आक्रामक होते नजर आ रहे हैं, उग्र होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है वो देखने वाली बात रहेगी। बहरहाल दोस्तों जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा हर किसी को, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या ट्विटर यानी एक्स, शेयर अवश्य करिएगा ताकि हर कोई इन दुश्मनों की चाल को समझ सके। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, अमेरिका में राहुल गांधी ने की भारत की बुराई और चाइना को सराहा। कहा हमारे देश में कौशल वाले लाखों लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। दोस्तों अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत पर निशाना साधा। वह चीन की साथ में जमकर तारीफ कर दी। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कौशल वाले लाखों लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। उन्होंने महाभारत के एक लव्य की पौराणिक कथा का जिक्र भी किया जिसने अपने गुरु के कहने पर अपना अंगूठा काटकर उन्हें दे दिया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने रविवार को डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत में कौशल की कोई कमी नहीं है बल्कि वहां कौशल रखने वाले लोगों के लिए सम्मान नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर भारत उत्पादन की दिशा में आगे बढ़े और कौशल का सम्मान करना शुरू कर दे तो वो चीन का मुकाबला कर सकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर कांग्रेस के आधिकारिक अकाउंट पर राहुल गांधी के हवाले से पोस्ट किया गया जिसमें कहा गया कि क्या आपने एक लव की कहानी सुनी है? भारत में जो भी कुछ हो रहा है अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो यहाँ लाखों करोड़ों एक लव की कहानियां आए दिन सामने आ रही हैं। इसी प्रकार से दोस्तों उन्होंने बयान दिया जो हमने आपको बताया। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में राहुल गांधी ने भारत की जो ये बुराई की है वाकई में इसको आप किस नजरिए से देखते हैं बताइएगा जरूर। लेकिन दोस्तों एक कॉमन सेंस होता है कि जब हम दूसरों के सामने जाते हैं तो अपने घर की बात चाहे कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो घर के अंदर हम उन चीजों को दबा के रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी अमेरिका जैसे देशों में जाकर, जिसे सबसे बड़ा दोगला देश कहा जाता है अमेरिका को, जिसकी
की हमेशा से कूटनीति किसी भी देश को दोस्त बनाने की नहीं रही है, बल्कि उसका इस्तेमाल करने का रहा है। उस देश में जाकर के राहुल गांधी ऐसे बयान दे रहे हैं, भारत की बुराई कर रहे हैं। वाकई में अगर आप भी मानते हैं ये सराहनीय तो कतई भी नहीं है, तो अपनी राय बस दीजिएगा दोस्तों। और आपकी राय क्या होगी राहुल गांधी के इस बयान पर बताना मत भूलिएगा। हम आपके एक एक कमेंट को पढ़ेंगे तो वहीं आपको बता दें। बौखलाए चीनी, ग्लोबल टाइम्स ने पहले उगला जहर फिर घिरा तो खबर को कर दी डिलीट। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स ने लेख में भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर पर निशाना साधा। ग्लोबल टाइम्स ने कथित चीन के एक्सपर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि नफरत की वजह से ही जयशंकर लगातार चीन को घेरते नजर आते हैं। दरअसल बीते दिनों ही विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन की पोल खोल दी थी, जिससे वो काफी भड़का हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के लेख का सोशल मीडिया पर काफी विरोध किया गया। बढ़ते विरोध की वजह से ग्लोबल टाइम्स ने लेख को वेबसाइट से डिलीट कर दिया। डिलीट किए गए लेख में आरोप लगाया गया था कि भारत चीन के रिश्तों में हो रहे सुधारों से विदेश मंत्री जयशंकर डरे हुए हैं। चीन के एक्सपर्ट ने जयशंकर की विदेश नीतियों में काफी कमियां होने की बात कही। ग्लोबल टाइम्स के लेख में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया गया। चीनी एक्सपर्ट ने दावा किया कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जयशंकर में नेहरू की कूटनीति की नैतिकता नहीं है और न ही इंदिरा गांधी की कूटनीति का सदाचार उनमें है। जयशंकर कहते हैं कि चीन की टेलीकॉम कंपनी तकनीक पर सुरक्षा के लिहाज से बैन लगना चाहिए, तो क्या अमेरिका की तकनीक सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षित है? लोगों ने हुवेई स्कैंडल नहीं सुना, लेकिन एडवर्ड स्नोडेन ने प्रिज्म स्कैंडल का खुलासा किया था। तो वहीं ग्लोबल टाइम्स के लेख में विदेश मंत्री जयशंकर जी की कई नीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। वैसे में दोस्तों, जब ग्लोबल टाइम्स घिर गया उसके बाद खबर को डिलीट मार दी, तो वही आपको बता दें मोदी इस्लाम विरोधी। जी हां, वक्फ बिल को खारिज करें भारत के मुसलमान। दोस्तों, भगोड़े जाकिर नाइक ने अंबानी पर भी साधा निशाना, ये कहते हुए बता दें मलेशिया में रह रहे भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक ने अब वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भड़काऊ बयान जारी किया है। जाकिर नाइक ने एक वीडियो जारी करके मुस्लिमों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक को खारिज करें, साथ में संसदीय समिति के पास मुस्लिम अपना विरोध दर्ज कराएं। जाकिर नाइक ने दावा किया है कि इस संशोधन विधेयक के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की जमीन को ले लेना चाहती है। वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरी सबसे ज्यादा जमीन है। उसने कहा है कि वक्फ एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना कि सार्वजनिक जमीन। ये सार्वजनिक जमीन नहीं है, इसीलिए गैर मुस्लिम इसको नहीं ले सकते हैं। जाकिर नाइक ने कहा कि मोदी सरकार मुस्लिम और इस्लाम विरोधी है और इस जमीन को लेना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, जाकिर नाइक ने कहा कि भारत के मुस्लिम इस वक्फ संशोधन बिल का विरोध करें। उसने कहा कि यह बिल संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजी गई है। अगर केवल 50 लाख मुस्लिम इसका संसदीय समिति में विरोध कर देते हैं तो ये रुक सकता है, वो भी तब जब भारत में 21 करोड़ मुसलमान हैं। उसने कहा कि अगर भारतीय मुस्लिम एक्टिव नहीं हुए तो आने वाले पीढ़ियां हमारे ऊपर आरोप लगाएंगी। ये मुस्लिम उम्मा के लिए लाभदायक होगा। जाकिर नाइक ने दावा किया कि भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी का दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया भी वक्फ की जमीन पर बना है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मलेशिया में बैठ करके भारत के मामलों पर बयान देना जाकिर नाइक छोड़ने नहीं वाला। दोस्तों, ऐसे में अब वक्त आ गया है कि जाकिर नाइक को किसी भी हाल में उस पर भारत सरकार द्वारा एक्शन लेना ही होगा। वैसे भी मलेशिया के गवर्नमेंट के साथ भारत की अच्छी खासी रिश्ते बन चुके हैं। तो वहीं आपको बता दें, रूस और चीन करने जा रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास, अमेरिका से यूक्रेन तक देशों की बढ़ी चिंता। दोस्तों, रूस और चीन की सेना 2 महीने में दूसरी बार संयुक्त सैन्य अभ्यास करने जा रही है। यूक्रेनी हमले के बीच इस तरह के सैन्य अभ्यास ने अमेरिका और यूक्रेन को चौंका दिया है। ये सैन्य अभ्यास समुद्र में जापान के करीब ओखोटस्क सागर में होने वाला है। सोमवार को चीनी सेना ने इस सैन्य अभ्यास का ऐलान किया। इस सैन्य अभ्यास में वायुसेना और नौसेना शामिल होगी। चीनी सेना की तरफ से जारी किए गए बयान में बताया गया है कि नॉर्दर्न जॉइंट 2024 का आयोजन चीन की तरफ से किया गया है, जिसमें भाग लेने के लिए रूसी सेना आएगी। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सालाना प्लान के तहत किया जा रहा है। इसके लिए रूसी आर्मी अपनी नौसेना और वायुसेना को भेजेगी। चीनी सेना के मुताबिक ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सितंबर महीने में ही होना है, जो जापान सागर और ओखोटस्क सागर में निश्चित किया गया है। दोस्तों, वही बता दें, इमरान खान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में मचा गदर, गंडापुर की दहाड़ से हिली शहबाज सरकार। दोस्तों, पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए बांग्लादेश जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। पीटीआई ने पूरे देश में प्रदर्शन को तेज कर दिया है। दूसरी तरफ सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को सील कर दिया है। रविवार को इस्लामाबाद में हुए जोरदार प्रदर्शन के दौरान 7 लोगों की जानें चली गई हैं, तो वहीं 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। पीटीआई के सीनियर लीडर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। रविवार को एक रैली के दौरान अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की रिहाई के लिए सरकार को 2 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। इस दौरान गंडापुर ने कहा कि अगर सरकार को 2 सप्ताह में इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया तो अल्लाह कसम हम खुद ही उन्हें रिहा कर देंगे। ये हालत है दोस्तों पाकिस्तान की। तो वही बता दें, मोदी सरकार के इस कदम के कायल हुए पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट विदेश मंत्री जयशंकर जी रविवार को खाड़ी सहयोग संगठन बोले तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी GCC की बैठक में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे
दौरे पर सऊदी अरब पहुंचे। सोमवार को हुई बैठक भारत जीसीसी विदेश मंत्रियों की पहली बैठक है, जिसमें रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सऊदी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर जी ने जीसीसी के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात भी की है। जीसीसी में विदेश मंत्री के शामिल होने को लेकर पाकिस्तान से प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। खाड़ी सहयोग संगठन खाड़ी के 6 देशों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन का संगठन है। भारत जीसीसी की बैठक को लेकर भारत में उच्चायुक्त रह चुके पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट अब्दुल बासित ने कहा है कि यह भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि भारत में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, उन्होंने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से गल्फ देशों के साथ संबंधों को बढ़ाया है और इसीलिए आज हम देखते हैं कि इन देशों में रहने वाले भारतीयों की संख्या भी तकरीबन 80 से 90 लाख हो गई है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मिले पीएम मोदी, लिख डाली भारत के साथ दोस्ती की नई कहानी। दोस्तों, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात कर रहे थे। दरअसल उस वक्त भारत और अरब के शीर्ष शक्तिशाली देश के बीच की दोस्ती की नई कहानी लिखी जा रही थी। प्रधानमंत्री मोदी और शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की यह मुलाकात महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आने वाले कुछ सालों में इन्हीं के हाथों में संयुक्त अरब अमीरात की कमान आने की संभावना है और इसीलिए इस मुलाकात को भविष्य की कहानी लिखने वाला मुलाकात कहा जा रहा है। क्राउन प्रिंस रविवार को 2 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे, जिसका उद्देश्य ऊर्जा और कनेक्टिविटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें इस यात्रा को भारत द्वारा दिए जाने वाले महत्व पर प्रकाश डाला गया। तो वहीं बता दें, क्या आईएसआई और आईएसआईएस रच रहे भारत में ट्रेन पलटने की साजिश, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दोस्तों, कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर रखा गया था। ट्रेन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन ये सिलेंडर से जा टकराई, जिससे तेज आवाज निकली। एक और इस मामले की जांच आईबी को सौंपी गई है। तो वहीं अब इस घटना में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस का नाम भी सामने आ रहा है। इस घटना के बाद से भारत की तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चल रही हैं। कानपुर में जिस सिलेंडर से ट्रेन टकराई थी वो भरा हुआ मिला है। जांच में अन्य संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। रेलवे ट्रैक पर साजिश को लेकर तमाम जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर है। इस मामले में आतंकी साजिश के एंगल से भी तफ्तीश दी जा रही है। देश की खुफिया एजेंसियों एनआईए, यूपीएटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने शुरुआती तफ्तीश शुरू कर दी है। दोस्तों, यहाँ तक कि मिठाई दुकानदार से पूछताछ जारी है। सीसीटीवी डीवीआर को भी पुलिस लेकर गई है जांच के लिए। दोस्तों, एक नया खुलासा ये हुआ है कि जिस जगह पर यह घटना हुई थी वहाँ से बारूद से भरा मिठाई का डिब्बा भी मिला है। इस मामले में उस दुकान मालिक का बयान भी सामने आया है, जिसकी दुकान के नाम का ये डिब्बा था। रिपोर्ट के मुताबिक मिठाई का वो डिब्बा कन्नौज के छिबरा मऊ सियाराम स्वीट्स का है, जिसको लेकर मिठाई दुकानदार ने बताया कि सुबह पुलिस ने आकर पूछताछ की और सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर अपने कब्जे में ले लिया और उसकी जांच में जुट गई है। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश भारत व्यापार में दशक की सबसे बड़ी छलांग। 2023 में 7वां सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना भारत। दोस्तों, भारत के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार 2024 के जनवरी जून में बांग्लादेश का भारत को निर्यात 11% कम हो गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 8% की वृद्धि हुई थी। राजनीतिक अस्थिरता के कारण जुलाई सितंबर तिमाही में बांग्लादेश के निर्यात को और भी बड़ा तगड़ा झटका लगने की संभावना है। निर्यात के लक्ष्यों को पूरा करने में विफलता का लंबे समय में गंभीर असर होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिमी देशों के रेडीमेड कपड़ों के खरीदारों ने ऑर्डर चीन और वियतनाम की ओर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे भारतीय कपड़ा उद्योग को भी फायदा हो रहा है। बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था पर इसका असर कई तरह से हो रहा है। आईटीसी ट्रेड मैप के डेटा के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत बांग्लादेश के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला बाजार रहा। 2008 में बांग्लादेश ने भारत को केवल $330 मिलियन का माल निर्यात किया था। वहीं आपको बता दें, पीओके को भारत सरकार का सबसे बड़ा ऑफर 53 साल पहले जो हुआ वो अब पाकिस्तान में दोहराया जाएगा क्या? बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में खड़े होकर सीधे पीओके की जनता को मैसेज दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके के लोगों को पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ चले आने चाहिए। उन्होंने पीओके के निवासियों से कहा कि हम आपको अपना मानते हैं, जबकि पाकिस्तान आपको विदेशी मानता है। पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते। आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। राजनाथ सिंह की बातों का साफ मतलब है कि पाकिस्तान के लोग पीओके को अपना नहीं मानते, लेकिन यहाँ के 140 करोड़ लोग पीओके को अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं। इसीलिए पीओके के लोगों को अब आ ही जाना चाहिए। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय से इस्लामाबाद में पीओके के लोगों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है, लेकिन अब विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि आखिरी फैसला करने का वक्त है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशहरा में ढेर कर दिए 2 आतंकवादी AK-47 सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नौशहरा में सेना ने एक अभियान में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सेना के व्हाइट नाइट कोर ने बताया कि संभावित घुसपैठ की कोशिश के बारे में खुफिया एजेंसी और जम्मू कश्मीर पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर भारतीय सेना ने 8 सितंबर की मध्य रात्रि को लाम नौशहरा के सामान्य क्षेत्र में घुसपैठ विरोधी अभियान
अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया और बड़ी मात्रा में युद्ध सामग्री बरामद की गई। बता दें कि अभी भी ऑपरेशन जारी है। तो वहीं दोस्तों ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद का नाम मत भूलिएगा। मिलता है अगली बड़ी खबर में दोस्तों। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।